नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज हमारा फोकस है साइबर क्राइम एक्शन टाइम। जी हां, ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि साइबर क्राइम के नंबर्स दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। हालिया रिपोर्ट जो है वो है मुंबई से, लेकिन बात करेंगे पूरे देश की। मुंबई में साइबर क्राइम में एक साल के अंदर 63% का इजाफा हुआ है और साल दर साल देखेंगे तो ये नंबर बहुत बड़ा है और पूरे देश में भी साइबर क्राइम या साइबर अटैक की संख्या लाखों में है। ये सरकारी आंकड़ों में ही पता चलता है। तो अब इसमें तो कोई शक की बात नहीं रह गई कि ये एक नए टाइप की चोरी या डकैती है जो कि अब इंटरनेट के जरिए होती है। उसमें कई तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं और आपके पैसे उड़ाए जाते हैं या कुछ और तरीके से आपको परेशान किया जाता है। कुल मिलाकर ये चोरी का एक नया आयाम है, नया तरीका है और आगे ये और बढ़ता जाएगा। मोटे मोटे चीज़ें तो हमें पता है क्योंकि हम लगातार इस पे शोज करते रहते हैं कि भाई आपको सतर्क रहना है, सावधान रहना है, लेकिन क्या है यही एकमात्र तरीका है या वाकई में इससे बचने के कुछ और कारगर उपाय कभी होंगे? सरकार इस लेवल पे क्या कर रही है? तमाम सवाल लगातार उठते हैं और हम उठाते हैं और आपको सजग बनाने की कोशिश करते हैं। तो आज के शो की शुरुआत करें उससे पहले कुछ नजर डालते हैं कि क्या आंकड़े आ रहे हैं और वो क्या बता रहे हैं। आइए देखते हैं। साइबर क्राइम, अब मुंबई का हाल इसलिए क्योंककि मुंबई में क्राइम रिपोर्ट प्रकाशित हुई है जो सरकार की तरफ से ही आती है, पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से आती है और वहीं से हम पैग उठा रहे हैं। 2022 में 63 ऑलमोस्ट 64% से ज्यादा केस दर्ज, 2021 के मुकाबले 64% की बढ़ोतरी हुई है। 2883 केसेस दर्ज हुए थे 21 में और यहां पर 22 में ये बढ़ के हो गए हैं 4700 से ज्यादा केसेस। 2019 में दर्ज हुए थे 2225 केसेस, तो वहां से तो ये जो है वो करीब 100% का जंप आ गया है। और अच्छा, ये एक और दिक्कत है, इस पे ज्यादा ध्यान दीजिए कि चलिए केस जितने भी आ रहे हैं, निपटारा कितनों का हो रहा है। तो 4 साल में जो केसेस निपटे हैं 2019 से सिर्फ 10.5% केसेस को सॉल्व कर पाई है साइबर पुलिस और ये प्रतिशत काफ़ी कम है। 2019 से 22 तक सिर्फ अगर नंबर्स की बात करें तो करीब 1300 केसेस सॉल्व हो पाए, जबकि 5000 से ज़्यादा केसेस आए और 2022 में सिर्फ 7.25% के आसपास केस जो हैं वो निपट सके हैं। तो एक तो ये क्राइम बढ़ता जा रहा है, लेकिन जो उनका निपटारा है, जो उनका हैंडल करना है, जो साइबर पुलिस है या साइबर सेल्स हैं, वो बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं इनको निपटाने में। अच्छा, किस तरह के फ्रॉड्स हैं ये ज़्यादातर लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी आपको बता रहे हैं। नौकरी दिलाने के नाम पे फ्रॉड होता है, साइबर फ्रॉड की जब हम बात कर रहे हैं, क्रिप्टो में निवेश के नाम पर ठगी होती है, नकली बिजली के बिल की बात होती है, आपका बीमा रिन्यू करने की बात होती है, जो फर्जी इंश्योरेंस दे के वसूली करते हैं कि भाई आपका तो इंश्योरेंस एक्सपायर हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल फ्रॉड होता है, बारकोड फ्रॉड होते हैं, सेक्सटॉर्शन। जी ये भी एक बड़ी चीज़ है जहाँ पर आपका कुछ एक ऐसा वीडियो तैयार किया जाता है जिसमें किसी चीज़ को मिलाकर सेक्सटॉर्शन करने की कोशिश होती है, कुछ अश्लील वीडियो उसमें मिक्स कर दिया जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा तरीका है फ्रॉड करने का या लोगों से पैसा लूटने का। तो ये वो तरीके हैं जो हमने देखा कि इस साल में प्रिवेल कर रहे थे। तो ये तो मुंबई से हम कह रहे हैं कि जिक्र उठा रहे हैं, लेकिन पूरे भारत की बात करें तो ये तेजी से हर राज्य में यही स्थिति बन रही है। और अगर साइबर अटैक्स, जो कि साइबर क्राइम से थोड़ा अलग है, उसमें फिर साइबर अटैक्स आ जाते हैं, कंपनीज पे अटैक आ जाते हैं, वो तो करीब 12 लाख से ऊपर का आंकड़ा है। तो कुल मिला के जो पिक्चर है लगातार थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है। चलिए तो इस पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं साइबर एक्सपर्ट रितेश भाटिया, PCI सिक्योरिटी स्टैंडर्ड काउंसिल के रीजनल डायरेक्टर इंडिया नितिन भटनागर और साइबर लॉ एक्सपर्ट पवन दुग्गल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो रितेश, पहला कमेंट मैं आपसे ही लेता हूँ। यहाँ पर ये नंबर ऑफ केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो आंकड़ा जो खुद पुलिस दे रही है वो दे रही कि इनको जो सुलझाने की या इनको सॉल्व करने की या रिकवरी है वो परसेंटेज बहुत कम है। हम क्या माने, कहां प्रॉब्लम है? या तो हम इक्विप्ड नहीं है और साइबर जो क्रिमिनल्स हैं बहुत आगे चल रहे हैं, क्योंकि आम आदमी की तो बस की बात नहीं है, वो तो लुट जाता है और फिर उसको अंदाजा होता है कि उसके साथ ये हो गया। विपिन जी, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगता है आप ये शोज करते हैं, क्योंकि आपके शो के द्वारा बहुत ज्यादा अवेयरनेस भी फैल रही है। लेकिन आज हमने एक ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि ये जो हम अवेयरनेस करते हैं हमेशा सिटीजन सेंट्रिक करते हैं। कभी तो हमने बात करनी चाहिए जवाबदारी ये इंटरमीडियरीज की। इंटरमीडियरीज की बहुत बड़ी जवाबदारी आती है, क्योंकि अगर आप इंटेंट की बात करोगे तो पुलिस के पास मुझे दिखता है कि इंटेंट है, अभी कोई टूल्स की जरूरत नहीं है। द ओनली टूल जो पुलिस को चाहिए
जाता है वो एक मोबाइल फोन, जिससे वो अपने नोडल ऑफिसर को फोन करे जहां पर पैसा चला गया। मान लीजिए कोई पर्टिकुलर बैंक में चला गया, अभी बात ये हो रही है कि वो जब उस नोडल ऑफिसर को अप्रोच करते हैं तभी या तो वो छुट्टी पे रहता है या तो उसका टाइम चला गया होता है। तो ये जो सपोर्ट है जो इंटरमीडियरी से आना चाहिए वो बहुत कम है। वहां पर मेरे को ऐसा लगता है अवेयरनेस की जरूरत अभी सिटीजन्स को नहीं, इंटरमीडियरीज की जरूरत है। उन्हें ऐसा लगता है कि ठीक है इसकी गलती है, इसके 60,000 चले गए, लेकिन ये इसकी बेवकूफी है तो हम क्या करें। नहीं, आप कर सकते हो, वो आप ही का कस्टमर है और वो आपका कस्टमर या तो बन सकता भी है, लेकिन आप बहुत कुछ कर सकते हो ये करने के लिए। आपने जो आंकड़े दिखाए 4,700 के साल के, मैं कहूंगा ये तो उल्टा, मुझे तो ऐसा लगता है ये हफ्ते भर में इतने क्राइम हो जाते हैं बंबई में। ये तो मतलब बहुत जल्दी ऐसा होएगा कि ये हर घंटे में इतने क्राइम होंगे, 4,000 5,000 क्राइम ऑल ओवर इंडिया हर घंटे में होंगे, शायद हो भी रहे होंगे। तो अभी जो बहुत जरूरत हो रही है, मुझे ऐसा लगता है अभी इस 2023 में हमने जो हमारा जो फोकस है, जो हम हमेशा बात करते हैं अवेयरनेस से, वहां से निकल के हमने ये जो एक ग्रीवेंस रिड्रेसल है या तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो इंटरमीडियरीज की है उनके ऊपर थोड़ा फोकस करना चाहिए। वो अगर उनका सपोर्ट मिल गया तो फिर काफी सारे ये जो हम बोल रहे हैं कि सिर्फ 2% सॉल्व हुए, 3% सॉल्व हुए, मेरे को ऐसा लगता है सारे के सारे सॉल्व होंगे। मैंने खुद इतने सारे केसेस पे काम किया है जहां पे इंटरमीडियरी से कोई सपोर्ट नहीं आ रहा है। नितिन खुद जानता है उसका एक पर्टिकुलर केस, उसके किसी का कलीग का एक केस चालू है। और फिर हमने ये भी देखा है कि बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स हैं जिन्होंने जब नोडल ऑफिसर को फोन किया उन्होंने क्विकली एक्ट किया है और लोगों के पैसे वापस आए हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनके पास इंटेंट या टूल्स नहीं है, पुलिस के पास भी है और सब कुछ है। बात आती है इंटरमीडियरीज की। अभी नहीं रितेश भाटिया, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अक्सर हम सिर्फ अपने शो में यहीं तक बात कर पाते हैं कि हमें क्या ध्यान रखना है, लेकिन जब शिकायत होती है तो वहां पे क्या एक्शन हो रहा है इस पर बिल्कुल फोकस जाना चाहिए। और ये बात निकल कर भी आ रही है इस रिपोर्ट में सामने कि पुलिस एक्शन लेने की कोशिश करती है, लेकिन इंटरमीडियरीज चाहे वो बैंक्स हो चाहे पेमेंट गेटवेज हो, वहां से टाइमली सपोर्ट नहीं मिलता है। और इसमें टाइमली सपोर्ट मिलना बहुत जरूरी, बहुत क्विक एक्शन ये होता है। नितिन भटनागर क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए रितेश ने जो बोला बिल्कुल ही पॉइंट ब्लैंक परफेक्ट बोला है। और साइबर सिक्योरिटी को एक टीम स्पोर्ट की तरह हमें यहाँ पे लेके चलना पड़ेगा और हर किसी को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। अगर हमें साइबर फ्रॉड्स के नंबर्स को नीचे लेके आना है तो ये एक टीम स्पोर्ट की तरह एक काम करना पड़ेगा और सबको एक साथ चलना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे जो ये है कि आपको कॉर्पोरेट करने के साथ साथ ये भी विजुअलाइज करना है कि साइबर स्पेस में जिस वजह से ये क्राइम हो रहे हैं, जो एंट्री पॉइंट्स हैं और जो साइबर क्रिमिनल्स एक्सप्लॉइट करते हैं, हमें उनको विजुअलाइज करना पड़ेगा बहुत एडवांसली और पहले से हमें तैयार रहना पड़ेगा और हमें यूजर्स को जागरूक करना पड़ेगा कि इस तरीके से आपके साथ ये फ्रॉड हो सकते हैं। अगर मैं आपको आज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें इंडिकेट किया गया है कि साइबर क्राइम और साइबर इनसिक्योरिटी ये टॉप 10 मोस्ट सीवियर शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में रिस्क हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशंस को, गवर्नमेंट को, और बिकॉज ऑफ दी जो हमारा ग्लोबल जियो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रहा है उसके वजह से एक ये कैटास्ट्रोफिक साइबर इवेंट बनेगा अगले 2 साल में। सो आप समझ सकते हैं कि अगर हमने आज इसको अरेस्ट नहीं किया, हमने आज अपने प्रॉपर स्टैंडर्ड्स, डेटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स नहीं बनाए और अगर उनको फॉलो नहीं किया तो हम काफी ज्यादा परेशानी में आ सकते हैं। जी, पवन दुग्गल साहब है हमारे साथ। पवन साहब, नितिन जिस और इशारा कर रहे हैं तो वाकई बहुत चिंता की बात है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर भी इस पे बात हो रही है और ये एविडेंट भी है कि ये तो जो नंबर्स हमें दिख रहे हैं शायद ये टिप ऑफ द आइसबर्ग हैं। जैसा कह रहे हैं रितेश कि 1 घंटे में शायद इतने क्राइम हो जाते होंगे, रिपोर्ट नहीं होते हैं, आधे पता नहीं चलते हैं, बहुत सारे लोग पहुंचते नहीं है, कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या करना होगा? क्योंकि खुद पुलिस भी मान रही है कि वो उन्हें ट्रेनिंग मिलती है, लेकिन एक टेकी प्रॉपर का होना और एक आप किसी को 10 दिन की ट्रेनिंग दे दें और कहें कि साइबर क्राइम को आप डिटेक्ट कीजिए, इन्वेस्टिगेट कीजिए, शायद वो संभव नहीं है। क्या आमूल चूल मतलब नीचे से ही इस चीज को चेंज करते हुए ऊपर जाना पड़ेगा? ये काम चलाऊ चीज नहीं हो सकती। इसके लिए आपको ए से लेकर जेड तक की स्ट्रेटेजी नहीं बनानी होगी। कहीं ना कहीं हमें आवश्यकता है समन्वय और सामंजस्य स्थापित करने के लिए, जो उद्देश्य है और जो हम फिलहाल गतिविधियां कर रहे हैं। पहला कदम तो ये है कि आप कानूनी ढांचे को और ज्यादा सुदृढ़ बनाएं
आज जो भारत का सूचना प्रौद्योगिकी कानून है वो साइबर क्राइम्स को कवर तो करता है 11वें अध्याय में, लेकिन अधिकांश साइबर क्राइम्स आज की तारीख में उसने जमानती अपराध बना दिए हैं। तो विद द रिजल्ट जो डेटरेंस इफेक्ट होना चाहिए कानून में वो फिलहाल हमें नहीं नजर आता। दूसरी बात, अब इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस आधार बन चुका है विभिन्न प्रकार की साइबर क्राइम कन्विक्शंस के लिए, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के सिद्धांतों को पुनः से परिभाषित कर दिया है उच्चतम न्यायालय ने हाल ही के एक फैसले में अर्जुन पंडितराव खोडकर बनाम कैलाश घोरंट्याल। वहां पर ज्यादा जागरूकता फिलहाल नजर नहीं आती। सरकार कुछ काम करती तो है और इन कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स में भी अपनी कंट्रीब्यूशन देती है। हम ये भी देखते हैं कि नेशनल जुडिशियल एकेडमी, नेशनल पुलिस एकेडमी और स्टेट पुलिस एकेडमीज और स्टेट जुडिशियल एकेडमीज भी काम कर रहे हैं। लेकिन जितने बड़े पैमाने पर ये चुनौती हमारे समक्ष आ रही है, उस संदर्भ में जब मैं देखता हूँ तो मैं पाता हूँ कि हम लोगों का रिस्पॉन्स मैकेनिज्म बहुत ज्यादा कमजोर है। 2003 में भारत ने पहली साइबर क्राइम कन्विक्शन देखी थी जिसमें मैं वकील था कंप्लेनेंट का। जब ये कन्विक्शन हुई थी और वो कन्विक्शन एक व्यक्ति के विरुद्ध हुई जिसने एक क्रेडिट कार्ड का दुरुपयोग करके कुछ सामान खरीदा था सोनी की वेबसाइट पर, एक हर्ष और उल्लास की लहर दौड़ गई थी कि चलिए एटलीस्ट अब सिलसिला शुरू होगा ज्यादा कन्विक्शन का। लेकिन बहुत जल्दी हमने पाया कि कहीं ना कहीं ये साइबर क्राइम कन्विक्शंस की एक अकाल सा आना शुरू हो गया और 2008 के अमेंडमेंट्स के बाद तो बिल्कुल ही लगभग असंभव सा हो गया है साइबर क्राइम कन्विक्शन लेना, क्योंकि ये एक जमानती अपराध घोषित कर दिए गए हैं। तो एक, कानून को सुदृढ़ करिए, दूसरा इफेक्टिव कानून को इफेक्टिवली इन्फोर्स करें, तीसरा ज्यादा कैपेसिटी बिल्डिंग करें पुलिस अधिकारियों में, जुडिशियल ऑफिसर्स में, ताकि वो इफेक्टिवली जो इंक्रिमिनेटिंग इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है उसको सही रूप से एकत्रित कर सकें, उसे इकट्ठित करने के बाद उसे प्रिजर्व कर सके कानून के अनुसार और उसे प्रस्तुत कर सके एज एडमिसिबल इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। और कहीं ना कहीं अब साइबर कोर्ट्स की आवश्यकता बहुत है, क्योंकि इतने ज्यादा साइबर क्राइम हो गए हैं वो कहीं ना कहीं जो वर्तमान एग्जिस्टिंग प्रणाली है उसको क्लॉग करेंगे। उस क्लॉगिंग को रोकने के लिए जरूरी है डेडिकेटेड साइबर क्राइम कोर्ट्स हो जिनके ऊपर एक दिशा निर्धारण हो कि साहब एक समय अवधि के अनुसार आपने इस साइबर क्राइम केस का निपटारा करना है। लेकिन अल्टीमेटली आपको ज्यादा लोगों में जागरूकता फैलानी पड़ेगी, लोगों को अवगत कराना पड़ेगा कि अब समय आ गया है कि उन्हें अपने जीवन में साइबर सुरक्षा को जीवन जीने की शैली के स्वरूप में अडॉप्ट करना पड़ेगा और जागरूक होना पड़ेगा ताकि वो साइबर क्राइम के शिकार न हो सके। बिल्कुल बिल्कुल, ये जागरूकता है और उसी की हमारी कोशिश रहती है। लेकिन बाकी आपके जो सुझाव है कि कैसा आपको अपने सिस्टम में, चाहे वो लॉ इन्फोर्समेंट सिस्टम हो चाहे हमारी एजेंसीज हो, वहां पर किस तरह के परिवर्तन करने पड़ेंगे। और ये जो स्पेशल कोर्ट की आप बात कर रहे हैं डेफिनेटली होना चाहिए, क्योंकि इन मामलों की सुनवाई अलग ढंग से होगी। रितेश साहब, तो जो ये रिपोर्ट है उसी में हम जिक्र करें, या तो ये भी कह रहे हैं कि अब एक जामताड़ा का नाम हम पहले सुनते थे लेकिन अब तो एक कॉटेज इंडस्ट्री बन गई और मेरे ख्याल से पूरे भारत में कई जामताड़ा जैसे सेंटर हो गए हैं जहां पर बिल्कुल जो बच्चे हैं या नाबालिग लोग हैं या बिना पढ़े लिखे लोग हैं वो भी इस तरह के क्राइम्स को अंजाम दे रहे हैं। तो क्या जब अगर ये इस तरह का इंडस्ट्री का रूप ले रही है तो फिर आप जैसे जो टेक एक्सपर्ट हैं उनको ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर केस के लिए पुलिस बुला ले, अब आपको, आप जैसे लोगों को, नितिन जैसे लोगों को पुलिस फोर्स में होना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, पुलिस हमें बुलाती है, हम भी उनको हेल्प करते हैं। काफी सारे केसेस ऐसे सॉल्व कर लेते हैं जहाँ पे उनको एक टेक्निकल हेल्प की जरूरत है और मतलब एक गर्व वाली फीलिंग होती है क्योंकि आप अपने देश के लिए, अपने स्टेट के लिए कुछ कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे केसेस में बहुत सारे एक्सपर्ट्स आते हैं, ऐसा कोई ऐसा ना नहीं बोलता है इनको, हर कोई आना चाहता है, इनकी मदद करना चाहता है, वो सब हो जाता है। प्रॉब्लम आती है जब ज्यूरिसडिक्शन का इशू आ जाता है। अभी जैसे आपने बोला जामताड़ा, अभी अब जामताड़ा तो एक पुरानी चीज हो गई, नवा जो आ गया है वो हो गया मथुरा, मेवाड़, भरतपुर, जो आप इतने सारे जो फ्रॉड्स सुनते हैं वगैरह की, जैसे आपने अगर कोई अपना सोफा या बाइक का बेचने की कोशिश करोगे आपको तुरंत कॉल आ जाएगा और वो आपको एक QR कोड भेजेंगे, बोलेंगे आप इसको स्कैन कीजिए वगैरह और फिर आपको पैसे मिल जाएंगे। लेकिन उल्टा आपके पैसे निकल जाते हैं, क्योंकि ये बात हम दर्शकों से भी 50 बार कह चुके हैं कि पैसा रिसीव करने के लिए आपको कुछ भी स्कैन नहीं करना पड़ता है, लेकिन फिर भी लोग कर लेते हैं क्योंकि वो सामने वाला बोलता है मैं आर्मी से हूं, अपना आर्मी कार्ड दिखाता है, फर्जी चीजें वगैरह सब दिखाता है। तो जब बात आती है कि हाँ, जब पुलिस की आती है, मान लीजिए टेक्निकली अगर उनके पास कैपेबिलिटी नहीं है और जो एक्सपर्ट्स होते हैं जो साइबर के, वो चले गए उनको हेल्प करने के लिए,
वो सब हो भी गया। उसके बाद इशू आता है जुरिसडिक्शन का। जुरिसडिक्शन के इशू के बाद कैसे आ जाता है, जहां पे उनको टिप्स मिल जाती है कि कोई तो आ रहा है महाराष्ट्र से आपको पकड़ने को, या कोई दिल्ली से आ रहा है, या वगैरह वगैरह वगैरह। उसके बाद में वो भाग जाते हैं। लेकिन मेजर प्रॉब्लम आता है, ये पकड़े क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि जो सिम होता है और जो बैंक अकाउंट होता है वो फर्जी होता है, वो म्यूल अकाउंट्स जिसे हम कहते हैं, वो मतलब वो और किसी के नाम पे। तो आप देखोगे तो घूम फिर के जवाबदारी आ रही है इंटरमीडियरी पे। बैंक अकाउंट कैसे खुला बिना केवाईसी, और अगर केवाईसी किया गया तो जिसके नाम का है वो नहीं ऑपरेट कर रहा है और कोई यूज कर रहा है। सिम कार्ड कैसे और किसी के पास चला गया। तो यहाँ जब हमने अपने को इतनी सारी प्रॉब्लम्स मालूम है, तो ये जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स है और जो ये बैंक्स है, इनका फिर ये री केवाईसी करना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये सब हो गया है तो आई एम वेरी श्योर पुलिस तो इतना कॉन्फिडेंट रहता है कि वो फिर जा सकता है और आराम से ऐसे लोगों को उठा के ला सकते हैं। अगेन वैलिड पॉइंट्स की, एक तो साइबर क्राइम का कोई ठिकाना नहीं रहता, वो किसी स्टेट या किसी इवन देश की हद के अंदर भी नहीं है, वो कहीं से भी हो सकता है। तो ये जो जुरिसडिक्शन वाले मामले हैं ये एक प्रॉब्लम है। और दूसरा इंटरमीडिएट्स वाला, बिल्कुल सही कह रहे हैं रितेश की, यहाँ पे सिम कार्ड का भी उपयोग हो रहा है, बैंक खातों का भी उपयोग हो रहा है, तमाम वो चीजें। और ये सब जब तक, जैसा जो दुग्गल साहब कह रहे थे, आपस में समन्वय नहीं होगा तब तक मुश्किल है। तो ये जो दूसरा साइड है आज इसको हमने एड्रेस करने की कोशिश की है। लेकिन अगेन पहला साइड फिर बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो अभी आपके हाथ में क्या चीजें हैं, भले ही आपने पहले सुनी हो, लेकिन बार बार हम बताएंगे। एक छोटा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद उन्हीं प्रिवेंशन की बात होगी। वेलकम बैक। कंज्यूमर अड्डा में आज बात हो रही है साइबर क्राइम की, क्योंकि नंबर्स लगातार बढ़ रहे हैं। एक तरह का एक ये ऑर्गेनाइज क्राइम हो चला है और इनको सुलझाने का रेट काफी कम है। हम आज बात कर ही रहे थे कि जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, जो बाकी की इंटरमीडिएटरीज हैं, उनके बीच में कैसा समन्वय हो कि ज्यादा से ज्यादा क्राइम अब जब हो रहे हैं तो उन्हें पकड़ा जा सके, दबोचा जा सके, और लोगों के जो ये 90% फाइनेंशियल फ्रॉड्स होते हैं उनको लोगों के पैसे लौटाए जा सके। तो हमने उस हिस्से पे बात की, लेकिन हमेशा की तरह हम ये भी बात करेंगे कि आप क्या कर सकते हैं। मैंने जैसा कहा बहुत सारी चीजें आप जानते होंगे, लेकिन लगातार अपडेट रहना, जागरूक रहना, बार बार उन चीजों को याद दिलाना इंपॉर्टेंट है। नितिन, अब सभी मेहमानों से निवेदन होगा कि क्योंकि ये सेगमेंट हमारा छोटा रहता है तो थोड़ा क्विक जवाब देंगे। नितिन, कुछ और नए टिप्स जो आप जोड़ना चाहें? कुछ मेजर बातें तो हम कई बार बता चुके हैं। वही बात मैं रिपीट करूंगा, फिशिंग एक ऐसा एक थ्रेट होता है जिसके थ्रू सबसे ज्यादा क्राइम होते हैं। तो आपको फिशिंग ईमेल्स और फिशिंग जो कॉल्स होते हैं जो आपसे डेटा कलेक्ट करने के लिए आते हैं, आप उनसे थोड़ा सा सचेत हो जाए। और दूसरी चीज, जब भी आप कोई पेमेंट ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं तो आपको उसको ऑथराइज करना पड़ता है। अगर आपसे कोई धोखे से पैसा लेने की कोशिश कर रहा है तो ऑथराइजेशन जब आपको देना हो ओटीपी या पिन के थ्रू, तो वहां पे थोड़ा सा एक बार सोचे कि क्या ये आप ट्रांजैक्शन जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। लास्ट जो मैं बताना चाहूंगा कि हमें ऐसे डिजिटल लिटरेसी कैंपेन्स काफी चलाने पड़ेंगे, तभी जाके हम लोग जागरूकता क्रिएट कर सकते हैं लोगों के बीच में साइबर फ्रॉड से बचने के लिए। बिल्कुल एग्री करूंगा आपको। बहुत सारे लोग जो सारी चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑनलाइन बैंकिंग, फोन, एवरीथिंग, वहां पर उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है इस पूरे इकोसिस्टम के बारे में ऑलमोस्ट निल होती है, भले ही वो पढ़े लिखे हो नहीं हो और कितने भी बड़े जानकार क्यों ना हो। ये अक्सर देखने में आया। रितेश, आपके कुछ सेफ्टी पॉइंट्स? मैं बोलूंगा कि हर चीज को है ना, क्योंकि अभी इतने वैरायटी ऑफ फ्रॉड्स है तो हर फ्रॉड के लिए एक अलग अलग वो देने का मतलब नहीं बनेगा। लेकिन हर चीज में एक कॉमन चीज है, पहले जीरो ट्रस्ट। आप बिल्कुल भी उस चीज को ट्रस्ट नहीं करोगे, फिर वो भले कुछ भी हो, वो बोले कि आपका अकाउंट हैक हो गया या आपका ओटीपी है या आपका कार्ड ब्लॉक हो गया है, आप ट्रस्ट करोगे ही नहीं। अच्छा, मान लीजिए आपने 1 मिनट के लिए ट्रस्ट कर भी लिया, आप जाके वेरीफाई कीजिए। तो ये जो वेरिफिकेशन है बहुत जरूरी है, और वेरीफाई उसी से मत कीजिए आप जिससे बात करें। फोन रखिए, थोड़ी देर आजू बाजू कहीं पता कीजिए, बैंक को कॉल कीजिए या टेलीकॉम प्रोवाइडर को कॉल कीजिए। सेकंड चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे ये जो सेक्सटॉर्शन है ये अभी भी खत्म नहीं हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। इसके लिए कोई भी अनजान व्यक्ति आपको एक वीडियो कॉल कर रहा है, बिल्कुल उसको जवाब मत दीजिए। आप उसको मैसेज में पूछ सकते हैं, भाई क्या काम है, हम तो जानते भी नहीं, आप डायरेक्ट वीडियो कॉल क्यों कर रहे हो? क्योंकि 1 सेकंड के लिए भी उसने आपका वीडियो ले लिया, वो उसको मैनिपुलेट करके आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा। थर्ड चीज है जो एक बढ़ता हुआ स्कैम है, जो मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, एकदम ही नवा है। और इसके अंदर ऐसा हो रहा है कि आपको एक कुरियर कंपनी से फोन आएगा और वो बोलेंगे कि आपने कोई एक पार्सल भेजा है, आपके नाम से गया हुआ है वगैरह, और उसके अंदर हमको ड्रग्स पाए गए हैं, तो आपको हम
अभी तुरंत आप एक हमारे पुलिस से बात कीजिए, वो आपको पुलिस से कनेक्ट करेंगे। ये पूरा का पूरा चीज फेक है। लोग ऑलरेडी घबरा के इसमें लाखों रुपए दे चुके हैं। तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, जीरो ट्रस्ट होना चाहिए और हर चीज को वेरीफाई कीजिए। कुछ समझदार लोगों ने यही किया कि ठीक है, मैं मेरे पास वाले पुलिस स्टेशन में जाके बात करके आता हूँ, पता करता हूँ कि क्या है, और उन्होंने फोन रख दिया है। तो प्लीज ये कुरियर स्कैम जो है, जिसके अंदर आपका ड्रग्स का ये सब निकलता है, इससे प्लीज बच के रहिए। रितेश, बहुत बढ़िया आपने ये बात भी बताई, क्योंकि ये रोज नए नए तरीके निकाले जाते हैं। तो इन के मूल में यही है, लालच कोई देने की कोशिश करेगा या डराने की कोशिश करेगा। इन दोनों चीजों को पहचानना आपको पड़ेगा। हो सकता है कोई जेन्युइन कॉल भी हो, उसको भी शक की निगाह से देखिए। थोड़ी मेहनत ही तो ज्यादा लग जाएगी, कुछ आपका नुकसान नहीं होने वाला। एट लास्ट दुग्गल साहब, आपकी राय? हम सबको समझना होगा कि अब कोविड-19 के बाद साइबर क्राइम का गोल्डन एज शुरू हो चुका है और ये स्वर्णिम युग कई दशकों तक हमारे साथ रहने वाला है। तो मान के चलिए हम आज नहीं तो कल साइबर क्राइम के शिकार होंगे। इसलिए जागरूकता, कैपेसिटी बिल्डिंग और ड्यू डिलिजेंस या सावधानी आपका एकमात्र मूल मंत्र होगा आपको बचाने के लिए। कहीं ना कहीं आवश्यकता है, हम भारतवासी विश्वासी हैं, इस विश्वासी विचारधारा को छोड़ के अविश्वास या डिस्ट्रस्ट या मिसट्रस्ट की भावना को अपने हृदय में जागृत करें। कोशिश करें कोई भी चीज इंटरनेट पर जो आपको दिख रही है उस पर तब तक विश्वास ना करें जब तक आप उसकी इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन ना कर सकें। किसी लिंक पर क्लिक ना करें, किसी पर भी विश्वास ना करें। अपने पैसों को सुरक्षित रखें, अपने बैकअप्स को हर 3 दिन में एक बार जरूर लें, अपने डेटा को अच्छे एंटीवायरस, अच्छे फायरवॉल्स के साथ प्रोटेक्टेड रखें और सतर्क जागरूक इससे रहिए, ताकि हो सकता है किसी वक्त भी जहां आपकी थोड़ी भी सावधानी हटी, दुर्घटना जरूर घटित हो जाएगी। और जब दुर्घटना घटे तो कृपया चुप ना बैठें, उसे रिपोर्ट करें पुलिस अधिकर्मी में। 1930 नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन है, वहां पर रिपोर्ट करें। cybercrime.gov.in पर जाकर रिपोर्ट करें और अंततः उस जो साइबर क्राइम की घटना घटित हुई थे उससे सीख लीजिए कि अगली बार क्या क्या ऐसा चीज नहीं करनी जिसके माध्यम से आप साइबर क्राइम का शिकार ना हो सके आने वाले समय में। बिल्कुल सही, ये सारी बातें आई होप कि सबने नोट कर ली होगी। बार बार रिकॉल इसीलिए करते हैं ताकि वो अंदर बैठ जाए आपके। और हाँ, रिपोर्ट जरूर कीजिए 1930 या दूसरे जो भी तरीके हैं, आपकी रिपोर्ट से ही बार बार ये एजेंसीज की तरफ जाएगा, उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी कि ये चीजें हो रही हैं, और एक तरह का दबाव भी क्रिएट करता है कि एक्शन उस पर हो। बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का। आई थिंक यही बार बार प्रोग्राम करने से, यही जागरूकता लाने से हम इस चीज को ओवरकम कर पाएंगे, क्योंकि जो साइबर क्रिमिनल्स वो रोज नए तरीके निकालेंगे और उससे निपटने का यही तरीका है कि हम जागरूक रहें, सतर्क रहें। बहुत शुक्रिया आप तीनों का। नमस्कार।